स्टूडेंट जरा बोहर का इंट्रोडक्शन हम देखते चले। तो बोहर जो है इसका मुकम्मल नाम हमारे पास नील बोहर। He was born in Denmark, then migrated to England. So he was an English mathematician as well as physicist. यानी he was English mathematician as well as physicist. और एक और बात ध्यान में रखनी है, in 1913 he introduced his atomic model. अब ना what was the objective of बोहर्स atomic model? मकासद क्या थे, क्यों उसने पेश किया? तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो दो बातें स्टूडेंट ध्यान में रखना। एक, बोहर वाज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे बोहर उन्हें रिमूव करना होता, यानी ही वांट्स टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या सिंपली यू में से वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की रेक्टिफिकेशन चाहता था, उसको इंप्रूव करना चाहता था। टू रिमूव डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। दूसरी बात, इसी चैप्टर में हम ना स्पेक्ट्रल लाइंस और फिर स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे। लाइमन, बामन, पाशन, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर मुख्तलिफ सीरीज है, स्पेक्ट्रल सीरीज। अब स्पेक्ट्रल सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइंस है, वो स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेव नंबर क्या है। तो बोहर उन स्पेक्ट्रल सीरीज, उन स्पेक्ट्रल लाइन की ओरिजिन को एक्सप्लेन करना चाहता है। टू एक्सप्लेन origin of spectral lines in hydrogen spectrum। ये दो मकासद थे बोहर के सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं पास्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फीचर्स। तो पास्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट 4 पास्टुलेट आपने याद करनी है, मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। द फर्स्ट पास्टुलेट, एन इलेक्ट्रॉन revolves in one of the circular orbits outside the nucleus। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के बाहर किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ईच ऑर्बिट has a fixed energy and a quantum number is assigned to it। This one is the first postulate of Bohr atomic model। जरा इसको गौर से देखें। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और हर एक ऑर्बिट जो है दैट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी एंड अ क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट। जरा इन बातों को जरा देखिए जी स्टूडेंट। हम इसको ना ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द ये सर्कुलर पाथ्स हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को, ये पहला सर्कुलर पाथ, दूसरा, तीसरा, इस तरह बहुत सारे, इन सर्कुलर पाथ्स को हम 4 में से कोई नाम दे सकते हैं। हम इन्हें ऑर्बिट्स कह सकते हैं, हम इन्हें एनर्जी लेवल कह सकते हैं, हम इन्हें स्टेशनरी स्पेस
स्टेट्स कह सकते हैं, हम इन्हें सर्कुलर पाथ कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स कह सकते हैं, सर्कुलर पाथ कह सकते हैं। मैं इन्हें ऑर्बिट्स ज्यादातर बोलता जाऊंगा। तो अब इनके बारे में 2-3 पॉइंट्स। पहली बात, हर एक ऑर्बिट को एक क्वांटम नंबर असाइन किया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, फॉर सेकंड ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, फॉर थर्ड ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, हर ऑर्बिट को एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो असाइन किया गया जो फर्स्ट ऑर्बिट से ऑनवर्ड जाता है। दूसरी बात याद रखनी है, एवरी ऑर्बिट हैज इट्स फिक्स्ड एनर्जी। अगर मैं इसको हाइड्रोजन एटम कंसीडर करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 दैट इज इक्वल टू -13.315 किलो जूल पर मोल। द एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट E2 दैट इज इक्वल टू -328.32 किलो जूल पर मोल। द एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू E3 दैट इज -145.92 किलो जूल पर मोल। इस तरह फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी है। तीसरी बात जो याद रखनी है, हर ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, जिसे मैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट कहता हूं, दैट इज आल्सो फिक्स्ड, और उसको आगे चलकर हम बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक कैलकुलेट भी करते हैं, एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं, रेडियस भी कैलकुलेट करते हैं। अब द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारे पास R1, आप इसे कह लें, यह अगर एनर्जी देखें 529 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट R2 दैट इज 2.75 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 2.11 एंगस्ट्रॉम, 2.11 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट R3 दैट इज इक्वल टू 4.75 एंगस्ट्रॉम। हर ऑर्बिट को एक क्वांटम नंबर असाइन किया गया, पहली बात। एवरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, दूसरी बात। एंड एवरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तीन बातें। अगर मैं इन सब को, इन तीनों बातों को एक ही वर्ड में समराइज करूं, इकट्ठा करूं, जैसे हम कह रहे हैं समंदर को कूजे में बंद करना, तो हम कहेंगे कि ईच ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। ये आप इसको याद रखेंगे। ये बात जो ना, ये मैंने ऊपर जो लिखा, स्टूडेंट आप यही याद करेंगे और इसको आप अपने पेपर में लिखेंगे। ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, यानी इन तमाम पॉइंट्स को याद रखने के लिए ना मैं एक एक वर्ड आपको बताता जा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि an electron revolves in quantized orbits outside nucleus। अब लफ्ज क्वांटाइज्ड के अंदर तीन बातें छुपी हुई हैं। हर ऑर्बिट को आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असाइन किया, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है और हर ऑर्बिट का न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस है, जिसे आप रेडियस कहते हैं। इन तीनों चीजों का फिक्स होना क्या बता रहा है? क्वांटाइज्ड। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे an electron present in a particular orbit neither absorbs nor emits energy while revolving in the same orbit। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर रहता है, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना वो एनर्जी एमिट करता इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए।
ना एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना एनर्जी एमिट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहेंगे एनर्जी इज emitted or absorbed when it jumps from one orbit to another। ये वो सेंटेंसेस हैं जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं सेकंड पास्टुलेट, तो इनको आप याद रखेंगे। अब हम इनसे क्या कहेंगे, क्या जरा देखो, ये मेरे पास फिर ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करते हुए ना ये एनर्जी एमिट कर रहा है ना ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड कह रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, इट कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी। लेकिन यहां रेक्टिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो रही है कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए ना एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है ना एमिट कर रहा है। एनर्जी अब्सॉर्ब और एमिट कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करे। इसका मतलब है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब है ये जो सेकंड पास्टुलेट है, इसको याद करने के लिए आप लफ्ज कांस्टेंट एनर्जी ये ज़हन में रखेंगे। कांस्टेंट एनर्जी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। रिवॉल्व करते हुए ना वो एमिट करेगा ना वो अब्सॉर्ब करेगा। और यही जो है सेकंड पास्टुलेट, दिस वन इज आल्सो द करेक्शन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी दिस पास्टुलेट इज द करेक्शन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये दो बातें आपने कंसेप्चुअली लर्न करनी है। थर्ड पास्टुलेट पे माय डियर स्टूडेंट, तीसरी जो बात याद रखेंगे तो हम कहेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स the energy change delta E is given by Planck's equation। और प्लैंक्स इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा E दैट इज इक्वल टू h न्यू। हम डेल्टा E क्या है, डेल्टा E इज द E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू h न्यू। अब इसमें व्हाट इज डेल्टा E, डेल्टा E इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन two orbits having energies E1 and E2। दो बातें स्टूडेंट याद रखने के लिए वो आपने लिखनी भी। ये तो आगे ना बार बार जो हम बात कर रहे हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, यानी लोअर ऑर्बिट से हायर में जाता है या हायर ऑर्बिट से लोअर में आता है, तो फिर एनर्जी एमिट होती है या अब्सॉर्ब होती है। तो कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, वो कहता है कि दोनों ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ले लो। तो एनर्जी का डिफरेंस ले लें तो जो आंसर आएगा दैट इज द डेल्टा ई। और हमने प्लैंक्स इक्वेशन में ये भी पढ़ा है कि डेल्टा इज इक्वल टू h न्यू। अब डेल्टा ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। एक ऑर्बिट की एनर्जी जो इनर ऑर्बिट है, जो लोअर ऑर्बिट है इनर, उसकी एनर्जी E1, और जो आउटर ऑर्बिट है दैट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी क्या है E2। अब दो बातें याद रखनी है, वो क्या, जब इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर ऑर्बिट में जाता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन जंप्स किधर, इनर टू आउटर,
यानी वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब है वहां से बाहर की तरफ जब जाता है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा, वो इनर से आउटर ऑर्बिट में। इनर मीन लोअर ऑर्बिट जिसकी एनर्जी कम है, आउटर मीन हायर ऑर्बिट जिसकी एनर्जी ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट, जब बाहर से अंदर आएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, तो एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। अब कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये डिपेंड करता है कि दोनों ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है। इसी बात को जरा इस फिगर में देख लें। ये मेरे पास न्यूक्लियस के ये दो ऑर्बिट हैं। जो नीचे वाला ऑर्बिट है इसे मैं कहता हूं इनर ऑर्बिट, इसे मैं कहता हूं लोअर एनर्जी ऑर्बिट। इसकी एनर्जी को हम E1 कहते हैं। ये जो ऊपर ऑर्बिट है इसे मैं कहता हूं आउटर ऑर्बिट या हाई एनर्जी ऑर्बिट, और इसकी एनर्जी को मैं E2 कहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अब ना ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। आप इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द फोटोन ऑफ एनर्जी, दीज आर द क्वांटा ऑफ एनर्जी। अब ना मैं फर्ज करता हूं दोनों ऑर्बिट के दरमियान, पहले और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस सपोज 985 किलो जॉल पर मोल है। यानी फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट दोनों में एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई कितना है 985 किलो जॉल पर मोल। ये हाइड्रोजन एटम में पहले और दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस है 985 किलो जॉल पर मोल। अब ये मेरे पास एक फोटोन जा रहा है। अब इस फोटोन, इससे पूछें आपके पास एनर्जी कितनी है, ये कहता है मेरे पास एनर्जी है 1000 किलो जॉल पर मोल। अब ये फोटोन उस लोअर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरेगा, उसे कहेगा एनर्जी लेनी है, वो कहेगा कितनी है, ये कहेगा 1000, वो कहेगा आगे गुजर जाओ। क्यों? अगर वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाना चाह रहा है तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए 985 किलो जॉल। तो वह ऐसा फोटोन उससे एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा जिस फोटोन की एनर्जी 985 किलो जॉल पर मोल होगी। अगर किसी फोटोन की, किसी क्वांटा की एनर्जी, क्वांटम की एनर्जी 985 से ज्यादा होगी या कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन उससे एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। आपने ना लाखों के लाखों, करोड़ों के करोड़ों फोटोन इसके ऊपर थ्रो किए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस फोटोन उसको अब्सॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी दोनों ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस के बराबर। अब एक तो ये बात आ गई। अब ये एक फोटोन गया, इसकी एनर्जी 985 किलो जॉल पर मोल थी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब की और इलेक्ट्रॉन जंप लगा के हायर ऑर्बिट पे चला। अब इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना चाहता है तो जब वो आएगा वो फोटोन अमिट करेगा, वो फोटोन। अब उस फोटोन की एनर्जी कितनी है, ये दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। स्टूडेंट याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में होता है, अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा द स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, एंड इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ग्राउंड स्टेट इज स्टेबल स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट, किसी भी हायर ऑर्बिट में जाएगा, then the state of hydrogen atom is called the excited state, and excited state is unstable state. जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो हम कहेंगे, ये हाइड्रोजन एटम की मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो फिर वो क्या करता है, वो एनर्जी एमिट करता है। और जैसे जैसे सिस्टम की एनर्जी कम होती जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। लास्ट पॉइंट की तरफ आए। स्टूडेंट हमारे पास आ गया नंबर 4, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व्स इन ओनली दोज ऑर्बिट्स having
a fixed angular momentum MVR. My dear student, mv is the linear momentum. Physics में हम पढ़ते हैं mv linear momentum and mvr that is the angular momentum. When a body move in a circle, the momentum of the body is called angular momentum. And you know, around the nucleus, outside the nucleus, the electron revolves in a circle according to Bohr atomic model. अब अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो mvr that is equal to nh over 2 pi. इसमें दो बातें आ गई. mvr दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. mvr डिपेंड्स अपॉन n. व्हाट इज n? n is the principal quantum number, and you know the value of n is equal to 1, 2, 3, 4 up to infinity. For first orbit the value of n is equal to 1. ये जो 1 है, the value of n is equal to 1. This is for first orbit. For second orbit the value of n is equal to 2. For third orbit the value of n is equal to. इसका मतलब ये हुआ the value of angular momentum, the value of angular momentum depends upon value of principal quantum number. और दूसरी बात mvr ये डिपेंड एक और चीज पे भी कर रहा है. वो क्या है? h over 2 pi. इस पे भी डिपेंड कर रहा है. h प्लैंक्स क्वांटम नंबर और आप प्लैंक्स कांस्टेंट. और माय डियर स्टूडेंट, आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं 6.626 क्रॉस 10 -34 जूल सेकंड और पाई इसकी वैल्यू 3.14. तो इसका मतलब है ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू पुट करके आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि mvr दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट्स वैल्यू आल्सो डिपेंड्स अपॉन h over 2 pi. इस फैक्टर पे डिपेंड करती है h over 2. अब देखें permitted values of mvr कौन सी. अगर आप स्टूडेंट n is equal to 1 लेते हैं, आई मीन फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहां पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई h over 2 pi. अगर आप n is equal to 2 लेते हैं, आई मीन सेकंड ऑर्बिट, तो ये n की जगह पे 2 लगाएं तो आपके पास आएगा 2h over 2 pi. या इनको कट कर ले तो आपके पास ये आ जाएगा h over pi. अगर आप n is equal to 3 ले लें फॉर थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम यहां 3 पुट करें तो आपके पास ये आ जाएगा 3h over 2 pi एंड सो ऑन. तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस सर्कल में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा. तो हम एक सेंटेंस कहते हैं कि हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. जो फिक्स हो गया तो वो क्या होगा? क्वांटाइज्ड. वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, फिक्स है. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे. इन ऑर्बिट्स के दरमियान जो स्पेस है वहां रिवॉल्व नहीं करेंगे. दिस वन इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल. माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ये भी याद रख रहे हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ये ज़हन में रख रहा है कि बोहर एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. और फिर हमने ना बोहर एटॉमिक मॉडल की 4 पास्टुलेट्स पढ़ी. मैंने हर एक पास्टुलेट की फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन समझाई. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने ये सिर्फ चारों के चारों पास्टुलेट्स में ना इनको अच्छी तरह याद कर लिया. जो एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक पास्टुलेट के साथ दी वो कंसेप्चुअली आपको आनी चाहिए. और मैंने ये सारी के साथ जो एक्सप्लेनेशन दी है
दिस एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की स्टूडेंट्स आगे कामयाबी भी, नो डाउट इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल की बहुत सारी कामयाबियां भी है। बोहर एटॉमिक मॉडल की जो सक्सेस है उसमें यह भी है कि दिस मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरी बात, विद द हेल्प ऑफ दिस एटम दिस एटॉमिक मॉडल वी कैन कैलकुलेट द रेडियस, द एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। और इसी तरह जो स्पेक्ट्रल्स लाइंस थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लेंथ यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके हुनर में तरक्की दे। अल्लाह ताला आपको छोटों के साथ शफकत और बड़ों का एहतराम करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।